बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अलार्म की जोरदार आवाज ने मुझे झंझोड़ के रखा। मैंने कंबल को अपने कानों के गिर्द कस के लपेटा, मगर मेरी ये कोशिश भी बेकार गई। आवाज अब भी मेरे कानों में किसी सायरन की तरह गूंज रही थी। मैंने कंबल से सर निकाला और बेड के साथ मुंसलिक टेबल से अलार्म क्लॉक उठाने की कोशिश की, मगर घड़ी अब भी मेरी पहुंच से दूर थी। मैंने बाजू को और लंबा करके घड़ी तक पहुंचने की कोशिश की और इसी कोशिश में मैं धड़ाम से जमीन पे जा गिरा और मेरी आंखें के गिर्द तारे नाच गए और नींद हवा हो गई। मैं अपने कंधे को सहलाने लगा, मगर जब मैंने घड़ी को देखा तो दूर भी हवा हो गया, क्योंकि 7:30 बज चुके थे और मुझे ऑफिस 8 बजे हर हाल में पहुंचना था। क्योंकि 8 बजे बॉस के साथ मीटिंग थी, मैं जल्दी से वॉशरूम गया। नहा के बाहर आया तो 15 मिनट गुजर चुके थे। कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा मेरी गर्लफ्रेंड अलीजा मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसका ये रूप मुझे हमेशा डरा देता था। क्या आज नाश्ता मिलेगा? मैंने डरते डरते पूछा। टेबल पे कॉफी का कप पड़ा है, उसने सर्द आवाज में कहा, और ब्रेड खत्म हो गए, उसने लापरवाही से कहा। मगर कैसे? अभी कल ही तो मैं एक पैकेट लाया था। तो किस बेवकूफ ने तुम्हें एक पैकेट लाने को कहा था? मैंने हमेशा तुम्हें कहा 2 पैकेट लाया करो, उसने गुस्से से कहा। मगर हम 2 ही तो खाने वाले हैं, हमारे लिए 1 काफी है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारे ब्रेड मैं खा जाती हूँ? हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो मैं डाइट पे रहती हूँ, अलीजा ने चिल्ला के कहा। तो मैं घबरा गया और जल्दी से बोला, मेरे कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी कोई खास भूख नहीं, इसलिए मैं चलता हूँ, मैंने कहा और ठंडी कॉफी का कप एक सांस में पी के उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की जानिब बढ़ा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो जॉर्ज को अपनी मनहूस मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए पाया। इस कदर लेट? मैं तो समझा था तुम ऑफिस जा चुके होगे, उसने मुस्कुरा के कहा। हाँ, बस जा ही रहा हूँ, मैंने कहा तो पीछे से अलीजे की आवाज आई, जॉर्ज तुम आ गए, शुक्र है, मैं बहुत बोर हो रही थी, और नहीं तो तुम्हारे साथ वक्त अच्छा कट जाएगा। उसने जॉर्ज को ऐसे गले मिल के कहा जैसे सदियों बाद आज मिले हूँ। मैंने गला साफ करके उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, वरना वो दोनों तो मुझे यकसर नजरअंदाज कर चुके थे। तुम अभी तक गए नहीं, जाओ, कहीं बॉस तुम्हें गुस्से से फायर ना कर दे, अलीजे ने मुझे घूर के कहा और जॉर्ज का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले गई। जॉर्ज ने जाते जाते मुझे आंख मारी और अलीजे ने धर्म से दरवाजा बंद किया और मैं बंद दरवाजे को देखता रह गया। मेरी उंगलियां तेजी से कंप्यूटर के कीबोर्ड पे चल रही थी और 11 बजे तक मैंने अपना आज का काम खत्म करना था। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी मुझे अपना काम खत्म करके मिलती थी और हमेशा की तरह आज भी मैंने अपना काम बहुत ही कम वक्त में खत्म कर लिया था। मगर मेरी ये खुशी निहायत कम वक्त के लिए रही। हाय जिमी, कैसे हो? आर्थर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा। ठीक हूँ, बोलो क्या काम है? मैंने बेजारी से कहा। ये फाइल्स लो और इन्हें क्लियर करो, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, लंच के बाद वापिस आऊंगा, तब तक ये जरूर मुकम्मल कर लेना, आर्थर ने कहा। देखो आर्थर, बात 1-2 दिन की होती तो मैं जरूर कर लेता, मगर हर दूसरे दिन ही अपना काम मुझ पे डाल के तुम निकल जाते हो। तुम किसी जरूरी काम के लिए नहीं, लड़कियों के साथ लंच करने और एंजॉय करने जाते हो, मैंने तलख लहजे में कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने सर्द लहजे में कहा। यही कि अब मैं मजीद तुम्हारा काम नहीं कर सकता, मैंने 2 टोक लहजे में कहा। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे कहने पर ना सही तो किसी और के कहने पर करोगे, उसने मुस्कुरा के कहा और चला गया। थोड़ी देर के बाद बॉस की बेटी आंधी की तरह मेरे केबिन में दाखिल हुई और फाइल मेरी टेबल पे पटक दी। ये आर्थर की फाइल है और वो उस वक्त मेरे साथ बाहर जा रहा है, इसे मुकम्मल करो, समझे? उसने गुस्से से कहा और उतनी ही तेजी से बाहर निकल गई और उसके पीछे खड़ा आथिर मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। शाम के बाद मैं रोजाना बाकायदगी से जिम जाया करता था, इसे मुकम्मल करो। और मैं कई सालों से जिम जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक मैंने बेहतरीन बॉडी बिल्डर बन चुका होगा, मगर ऐसा हरगिज नहीं।
मैं जिम जरूर जाता था और बाकी नौजवानों की तरह मुझे भी एक परफेक्ट बॉडी चाहिए थी, मगर मैं हैवी वेट उठाने से हमेशा डरता और 5 केजी से ज्यादा कोई वजन उठाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो मैं जिम छोड़ देता, मगर जिम ना छोड़ने की वजह तो कोई और ही थी, जो इस वक्त मैं आपको बताना मुनासिब नहीं समझता। जिम के बाद मैं घर आया तो मेरी गर्लफ्रेंड औंधे मुंह बेड पे पड़ी सो रही थी और बियर की बोतलें और चिप्स के पैकेट हर तरफ बिखरे थे। शायद यहाँ पर काफी जोरदार पार्टी हुई होगी, मैंने सोचा और झाड़ू उठा के पहले पूरे घर की सफाई की। उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत न बची कि मैं अपने लिए खाना बना सकूं। बाद में आराम से बेड पे गिरा और लेटते ही मुझे गहरी नींद ने आ जकड़ा। तो मेरी अब तक की जिंदगी के आपने जो चंद गोशे पढ़े, उन्हें पढ़ के आपके मुंह से बेसाख्ता निकला होगा लूजर। कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात का जरा भी बुरा नहीं मनाया, और हकीकत तो ये है कि अब मुझे अपने बारे में ऐसे अल्फाज सुनने की एक आदत हो गई है। मैं मजीद आपको इंतजार नहीं कराऊंगा। अब मैं आपको उस दिन के बारे में और फिर आने वाले उससे अगले बहुत से दिनों के बारे में बताता हूँ, जब मेरी इस बोरिंग लाइफ में वो किसी तूफान की तरह आई। संडे का दिन था और डोर बेल की आवाज से मेरी आंख खुली तो मैं उठ के बैठ गया, और एक लंबी जमाई के बाद मैं काहली से उठा और बिना स्लीपर पहने पाँव को तकरीबन घसीटता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा तो मैंने देखा घर में खामोशी थी। तो इसका मतलब था कि अलीज़ी घर पे नहीं थी। यकीनन वो जॉर्ज के साथ घूमने बाहर गई होगी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक कोरियर वाला खड़ा था। सर, आपका पार्सल। लड़के ने एक छोटे साइज का पार्सल निकाला। क्या तुम लोग संडे को भी काम करते हो? मैंने जमाई को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। जी हाँ, चंद माह से कस्टमर्स की सहूलत के लिए अब सर्विस संडे को भी ऑन रखने का फैसला किया गया है। लड़के ने मुस्कुरा के कहा, यानी अब लोगों का संडे को भी आराम बर्बाद करोगे? मैंने मुंह बना के कहा तो वो मुस्कुरा के रह गया। मैंने उससे पार्सल लिया और अंदर चला आया। मैंने वो पार्सल खोला तो उसमें एक लेटर और एक फाइल थी। मैंने उस लेटर को खोला और पढ़ना शुरू किया। डियर जिम्मी, उम्मीद है तुम खैरियत से होगे, मगर मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बहुत बीमार हूँ। ब्रेन ट्यूमर अपनी आखिरी स्टेज में खड़ा है और जिंदगी शायद चंद दिन की रह गई है। फाइल मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स में है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों के दरमियान अब एतबार का रिश्ता नहीं रहा। मैं दिन दुनिया से जाने के लिए गोया तैयार खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आज तक जिन जिन लोगों का मकरूज हूँ उनका उधार लुटा दूं। माना हम में कोई लेन देन नहीं और ना ही दोस्त हैं, मगर माजी में तो थे। शायद इसलिए तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ। फकत तुम्हारा मुखलिस। इस खत को पढ़ के मैं माजी की उन बातों में खोया जिन्हें मैं कब का दफन कर चुका था। मैं ट्रेन के जरिए कोरेस्का पहुंचा। ये वो टाउन था जहां मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी के चंद साल गुजरे थे। मैं स्टेशन से टैक्सी लेकर उस शख्स के घर पहुंचा जिसे मैं जिंदगी भर न मिलने की दुआ किया करता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो यूं मुझे कभी मिलने के लिए बुलाएगा। खत पढ़ के मुझे समझ न आया कि मुझे इससे मिलने की दावत पे खुश होना चाहिए या नहीं। उसे शायद मेरे आने का ज्यादा यकीन नहीं था, इसलिए उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे भेजी। हकीकत तो ये है कि अगर वो रिपोर्ट और बीमारी का ना बताता और सिर्फ मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता तो मैं तब भी उससे मिलने जरूर जाता। शायद मैं अब भी दिल के किसी कोने में इससे एक मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। यही वजह थी कि मैं उसके घर के सामने मौजूद था। घर देख के मेरे होंठों पे कुरबनाक मुस्कुराहट दौड़ गई। 8 सालों में इस टाउन में काफी चीजें बदल गई थी, मगर ये घर बिल्कुल वैसे था जैसे मैं इस घर को अपने बचपन से देखते हुए आ रहा था। मैंने डोरबेल का बटन प्रेस किया तो थोड़ी देर के बाद एक अजनबी सूरत नजर आई। खुलिये से वो कोई सर्वेंट लगता था। फरमाइए। उसने मुझे खाली खाली नजरों से देखते हुए कहा। मैं जिम्मी डोरन हूँ, बेरी एलन से मिलने आया हूँ। मैंने खुद को आने वाले हालात के लिए मजबूत बनाते हुए कहा, सॉरी, अब ये मुमकिन नहीं। उसने तवील सांस लेके कहा, क्यों, क्या वो कहीं गए हैं? मेरा मतलब हॉस्पिटल वगैरह? नहीं, आपने आने में थोड़ी देर कर दी, वो 1 घंटा पहले ही फोत हो गए। उसने कहा तो मेरे सर पे गोया पहाड़ गिर गया। मैं दीवार का सहारा लेके बैठा क्योंकि खड़ा रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। सर, आप ठीक तो है ना? उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा तो मैंने इशारे से उसे जवाब दिया तो वो सर हिला के खामोश हो गया। मैं अमूमन लोगों के मरने पे रोता नहीं, क्योंकि मेरा ये नजरिया है कि रोने से कुछ भी नहीं बदलेगा सिवाय खुद को हल्कान करने के। मगर न जाने क्यों आंसू कहां से निकल के मेरे गालों को तड़का रहे थे। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि आसमान भी
आज मेरी बेबसी पे रो रहा था। मैं यहाँ आने से 8 साल तक मुसलसल हर रोज इस शख्स के सवालों के जवाब ढूंढता था और शायद उसे भी पता था कि उसके किसी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं, इसलिए वो भी मेरी सूरत देखने का रवादार नहीं था। मैं एकदम से उठा और अंदर दाखिल हुआ। एक कमरे में चंद अफराद एक बेड के गिर्द खड़े थे। उनमें एक डॉक्टर था। मैंने बेड पे पड़े बेरी के वजूद को देखा तो मुझे यकीन न आया कि ये वही बेरी है जिसे जिंदगी को अपने ढंग से जीने का करीना था। उसका वजूद अब हड्डियों के बेजान जिस्म में तब्दील हो चुका था। मुझे इसका वो महसूस कहा आज भी याद था जिसे सुन के मुझ जैसा बोर इंसान भी हंस दिया करता। मुझसे ये सब ज्यादा टाइम बर्दाश्त ना हुआ और मैं आंसू साफ करके तेजी से मुड़ा तो उस मुलाजिम ने, जिसने मुझे बेरी की मौत के बारे में बताया, मुझे आवाज देके रोका और फिर मुझे कमरे में ले गया। सर, बेरी को आपकी आने की बहुत उम्मीद थी। वो बड़ी शिद्दत से आपके मुंतजिर थे, मगर जब उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी भी वक्त मौत की आगोश में जा सकते हैं तो उन्होंने एक चीज मुझे सौंपी ताकि वो चीज मैं आपके हवाले कर सकूं। मैंने इसे सवालिया नजरों से देखा तो उसने वहां मौजूद अलमारी से एक शफाफ रंग की बोतल निकाली। बोतल लकड़ी के कॉक की मदद से बंद थी और उस बोतल में एक रोल शुदा कागज था। ये आपकी है। मेरा फर्ज अदा हुआ। अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको हरगिज नहीं रोकूंगा, मुलाजिम ने कहा तो मैं बोतल उसके हाथ से ले ली और जल्दी से वापस आने के लिए मुड़ा क्योंकि मैं उसके सामने रोना नहीं चाहता था। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैंने वापसी का सफर कैसे तय किया। मुझमें इतनी हिम्मत न थी कि उन्हें तो कम से कम जनाजे तक रुक जाता, मगर शायद मैं अपनी माजी से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसलिए मैं वहाँ से जल्दी निकला, घर पहुँचा और अपने रूम में जाके लेट गया। शाम का वक्त हो रहा था कि अचानक मुझे बोतल का ख्याल आया जिसमें एक कागज था। वो कागज यकीनन एक लेटर था जो मेरे लिए था, मगर बेरी ने उसमें क्या लिखा होगा? मेरे लिए कोई मैसेज का बहुत से गिले शिकवे, उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है। शायद कुछ ऐसा लिखा हो जिसे पढ़ के मेरी नींद जाती रहे। मैंने सोचा और फिर उसे खोलने का इरादा तर्क कर दिया और फिर सो गया। सुबह खिलाफे तवक्को मेरी आंख जल्दी खुली। मैंने घड़ी पे नजर दौड़ाई तो 6 बज रहे थे। मैं उठा, फ्रेश होके बाहर आया तो मेरी नजर टेबल पे रखी उस बोतल पे पड़ी जिसे खोलने का इरादा मैंने उस रात को कैंसिल किया था। मैं इंतहाई जोर लगा के बोतल के मुंह से कॉक का ढक्कन खोला, अपनी उंगली निकाल के उस लेटर को बाहर निकाला और उसे खोल के पढ़ने लगा। डियर जिमी, अगर ये लेटर तुम पढ़ रहे हो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं, और ये बात अच्छी है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम इस लेटर को मेरे मरने के बाद पढ़ो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे और मेरी बहन के इस दुनिया में वाहिद दोस्त थे, हालांकि तुम जानते थे कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं। हम आम बच्चों जैसे नहीं, मगर फिर भी तुमने हमसे दोस्ती की। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए और फिर वक्त के बदलने के साथ साथ हमारे जज्बात भी बदलने लगे और शायद रिश्ते भी, और फिर सब कुछ बदलने से चीजें गलत हो गई और अंजाम कार तबाही हुई। सब कुछ जैसे खत्म हुआ और जानते हो इन सब के जिम्मेदार तुम हो क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इस बोतल में तुम्हारे लिए एक तोहफा है और तुम्हें तो याद होगा मेरे तहाइफ हमेशा डरावने होते थे और तुम्हारे हाथ में ये लेटर है तो इसका मतलब है कि वो आपके पास बोतल की कैद से आजाद हो चुकी। उसकी आजादी तुम्हारी बर्बादी है। डियर जिमी, तुमने जो कहा उसकी सजा मिलने का वक्त आ गया है। बैड लक मेरे दोस्त। मैंने तैश के आलम में लेटर को मरोड़ के फेंका। कमीना बेरी, उसकी सोच अब भी वैसी थी। वो अब इन सब चीजों के लिए मुझे गुनाहगार मानता है जो मैंने की नहीं। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं उसकी बातों में आके उससे मिलने क्यों गया। जब हम दोस्ती ही नहीं रही तो मुझे वहाँ की सूरत नहीं जाना चाहिए था। अब वो हमेशा की तरह न जाने कौन सा नफसियाती वार करके मुझे मरने के बाद सरप्राइज देना चाहता था। वो मेरे साथ हमेशा ऐसा करता था और गलती मेरी थी। मैं बचपन से उसकी शोबदाबाजी को सपोर्ट करता चला आया था और वो अगर अपने शोबदू के तजुर्बात मुझ पे किया करता और मेरे नजदीक वो शोबदाबाज होने के साथ साथ इंसानी नफ्सियात को भी खूब समझता था और यही बात थी कि वो मुझे हमेशा सरप्राइज कर दिया करता। अब ये बोतल और लेटर मेरी समझ से बाहर था। शायद वो मरने से पहले मेरी जिंदगी अजीरन करने के लिए कोई नफ्सियाती अमल कर गया था। अगर ऐसा था तो मेरे नजदीक वो बहुत बड़ा बेवकूफ था क्योंकि पहली बात तो अब मैं बच्चा नहीं रहा, दूसरी बात अब मेरे नजरियात बिल्कुल बदल चले थे। अब मैं वो जिन्नी ड्राउ नहीं जो दकियानुसी बातों पे यकीन कर लिया करता था। कैसे हो जिम्मी? मेरे कानों में सरगोशी हुई तो मैं उछल पड़ा। मैंने घबरा के आगे पीछे देखा मगर दूर दूर तक किसी जी रूह का नामो निशान नहीं था। कोको कौन है? मैंने अपनी आवाज की लर्जिश पे काबू पाते हुए कहा क्योंकि मेरी छठी हिस्स मुसलसल मुझे किसी अनजाने खतरे का एहसास दिला रही थी। मैं वो हूँ जिसे तुमने अभी अभी इस बोतल से निकाला है।
आवाज दोबारा आई तो मेरा रंग फक हुआ, क्योंकि आवाज इस बार इतनी वाज़ेह थी कि किसी शक की कोई गुंजाइश बाकी ना रही। कौन हो तुम? मैंने कपकपाती आवाज में कहा। तुम्हारी एहसान मान। आवाज दोबारा मेरे कान के पास गूंजी तो मैं घबरा के कमरे से निकला और तेजी से चलता हुआ बस स्टॉप की तरफ भागा। भागना फजूल है। आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैंने अपने कदम और तेज किए और स्टॉप पे मौजूद बस में सवार हुआ और तेजी से एक सीट पे बैठ गया। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी दुश्मन हरगिज नहीं। मेरे कान में सरगोशियाना आवाज गूंजी। मुझसे दूर रहो। मैंने काम के कहा। ओ भाई, और कितना दूर रहोगे? बैठूं? साथ वाली सीट पे बैठे एक आदमी ने कहा। सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैंने कहा और अपने मतलूबा स्टॉप पे उतर गया और अपने दफ्तर की जानिब तेज कदमों से बढ़ा, मगर मेरा दिमाग मेरे कदमों से कहीं ज्यादा तेज चल रहा था। मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, वो ये कि बेरी ने इंतकाम लेने के लिए मुझ पे ये कोई चुड़ैल या जिन मुसल्लत कर दिया। इन्हीं सोचों की भीड़ में उलझा दफ्तर में दाखिल हुआ और सीधा अपने कैबिन में बैठ के तेजी से काम करने लगा। शायद मैं इस चीज को यकसर नजरअंदाज करके इसे अपने दिमाग से निकालना चाहता था, मगर मेरी हर कोशिश नाकाम होती महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं इस आवाज को अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था। क्या कर रहे हो? आवाज आई तो मैं बुरी तरह से काम गया। अरे भाई, क्या हो गया है? डर क्यों गए? तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। मैंने सर उठा के देखा तो एक कोलीग दांत निकाल कर कह रहा था। मैंने अपने माथे से पसीने को साफ किया और बॉस के केबिन की तरफ बढ़ा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने दरवाजे में झांक के कहा। हाँ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बॉस ने तपे हुए लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ सर? मैंने कुर्सी पे बैठते हुए कहा। पहली बात, तुमसे किसने बैठने को कहा? खड़े हो जाओ, उसने बात के आखिर में चिल्ला के कहा तो मैं घबरा के उठ खड़ा हुआ। क्या तुमने ये असाइनमेंट तैयार की है? हर जगह पे गलती, और तुमने टोटल अमाउंट तो मिलियन की बजाय बिलियन कर दी, बॉस ने हल्के के बल चीखते हुए कहा। सॉरी सर, क्लर्कल मिस्टेक, मैंने काम के कहा। क्या कहा? क्लर्कल मिस्टेक? व्हाट? बॉस के मुंह से गुस्से में गाली निकलते निकलती रह गई। इसे अपनी बेइज्जती मत करने दो। वही सरसराती आवाज मेरे कानों में गूंजी। चुप करो, मैंने उसे आवाज देके मुखातिब करके कहा। क्या कहा? क्या कहा तुमने? बॉस ने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात से कहा। नहीं सर, आपसे नहीं कह रहा, मैंने जल्दी से कहा। दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें फायर कर दूं। बॉस ने हल्के बल चीख के कहा। तुम इसे कहो कि ये तुम पे चलाने की बजाय अपनी बिगड़ी बेटी को लगाम दे। ससराती आवाज मेरे कानों में चिल्लाई। तुम अभी तक खड़े हो? बॉस चिल्लाया। सर, मुझ पे गुस्सा निकालने के बजाय अपनी बेटी पे तवज्जो दें, जो आए दिन ड्रेसेस की तरह बॉयफ्रेंड बदलती है और फिर उनके बॉयफ्रेंड्स का काम मुझे करना पड़ता है, क्योंकि वो कुलीत हजरात तो आपकी बेटी के साथ डेट में मसरूफ होते हैं। मैंने जब ये सब किया, इसके बाद मुझे अपने अल्फाज की शिद्दत का अंदाजा हुआ। सॉरी सर, ये मैंने नहीं कहा, शायद किसी ने मुझ पे जादू कर दिया है। ये अल्फाज मैंने अपनी मर्जी से हरगिज़ अदा नहीं किए, ये कहलवाए गए हैं, मैंने रोनी सूरत बना के कहा। बॉस मारे गुस्से के सुख तो पहले ही था, अब काला हुआ। उसने चिल्ला चिल्ला के वॉचमैन को बुलाया और मैंने उसके आने से पहले वहाँ से भाग निकलने में आफियत जानी। जब मैं केबिन से बाहर आया तो मुझे सामने आर्थर और बॉस की बेटी बेली आते नजर आए। हाय जिम्मी, ये मेरा थोड़ा सा काम है, निपटा देना। आर्थर ने मुस्कुराते हुए एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरे कान में वही आवाज गूंजी और फिर दूसरे ही लम्हे उसकी आवाज की हिदायत के मुताबिक मैंने करीब मेज पे रखा कंप्यूटर का कीबोर्ड उठाया और उसे घुमा के किसी बेट की तरह आर्थर के मुंह पे दे मारा। दूसरे ही लम्हे आर्थर का मुंह फिरा और हवा में कीबोर्ड के बटन के साथ साथ आर्थर के दांत भी बिखर गए और वो किसी कटे शहतीर की तरह जमीन पे आ गिरा। बेली और ऑफिस का अमला हक्का बक्का ये मंजर देखता रह गया। वो सब मुझे यूं खाली खाली नजरों से देख रहे थे, जैसे वो सब मारे हैरत के सदमे की कैफियत से दो चार हो गए हों। दूसरे ही लम्हे मुझे होश आया तो मैंने उनकी हैरियत से फायदा उठाने की सोची और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं खामता कामता अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। मैं सर्दियों में भी मारे खौफ के पसीने से शराबूर था। मुझे अलीजा के कमरे में से हंसने की आवाजें आ रही थी। शायद उसे मेरे आने का इल्म नहीं हुआ होगा क्योंकि बिरोनी डोर लॉक नहीं था और मैं खामोशी से अंदर आया। मैं जानता था कि अंदर क्या चल रहा है, मगर मैंने वैसे अपनी आंखें और कान बंद किए जैसे मैं हमेशा से करता था। अब कई लोग इसे मेरी कमजोरी समझ रहे होंगे, मगर इस खामोशी के पीछे भी एक वजह थी। वो ये कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी और अक्सर लोग मुझसे कहते कि तुम इस मामले में लकी हो। मुझे इस बात का हमेशा खौफ सवार रहता कि अगर मैंने उसके साथ रोटोक की या फिर सख्ती की तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, और इस खौफ ने मुझे उसकी हर ज्यादती बर्दाश्त करने की हिम्मत दी थी। मैं अपने कमरे में गया और तेजी से दरवाजा बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगा।
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वही मनहूस आवाज एक बार फिर मेरे कानों में गूंजी और मैंने अपने हाथों को सख्ती के साथ कानों पे रखा और पैरों के बल बैठ गया। तुम जानते हो साथ वाले कमरे में क्या हो रहा है? आवाज मेरे कानों पे हाथ रखने के बावजूद मेरे कानों के पर्दे से टकराई तो मैं ऐसे खड़ा हुआ जैसे मुझे करंट लगा हो। मैंने तेजी से मेज पे रख के हैंड फ्री उठाए, उन्हें कानों में लगा के म्यूजिक फुल लाउड कर दिया। तुम्हारी दोस्त अपने यार के साथ रंग ललियां मना रही है। आवाज म्यूजिक को क्रॉस करती एक बार फिर मेरे कानों में पड़ी तो मेरा दिल दीवार में सर मारने को चाहा। मैंने हैंड फ्री उतार के फेंके और मेज की दराज से स्लीपिंग पिल्स निकाल के 5 के करीब एक साथ मुंह में डाले और पानी का गिलास चढ़ा लिया। मैं शायद बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई मुझसे बात कर रहा है। मैंने बड़बड़ा के खुद से कहा, तुम्हें अभी जाना चाहिए साथ वाले कमरे में और उस कुतिया का मुंह तोड़ देना चाहिए जिसे तुम्हारी इज्जत का जरा भी परवाह नहीं। आवाज किसी सीसा की तरह एक बार फिर मेरे कानों में उतरी। तुम कुछ भी नहीं हो, बस मेरा वहम हो। मैंने दांत पीस के कहा, हरगिज़ नहीं, मैं हकीकत हूँ, इसलिए तुम्हें नक्शा दिखाया है। तुम अभी के अभी जाओ और उसे सबक सिखाओ। उससे बड़ी आवाज आई, अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, तुम सुनोगे, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें उसे सबक सिखाना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है। भारी पर आवाज ऐसे गूंजी जैसे बहुत से लोग मिलके बो रहे हों। ये आवाज सुनते ही न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं उठ खड़ा हुआ और चलता हुआ उस कमरे के दरवाजे पे पहुंचा। दरवाजा लॉक नहीं था और ये ढटाई की हद थी। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और अंदर का माहौल देख के मुझे जरा भी हैरत ना हुई। अंदर का माहौल मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। अलीसे और उसका दोस्त जॉर्ज इंतहाई काबिले एतराज हालत में थे। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें डोर नॉक करके आना चाहिए था। अलीसे ने बेड की चादर से अपने जिस्मानी नसीबो फराज को छुपाते हुए कहा। मैंने उसे मुखातिब किए बगैर जाट के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारा। जॉर्ज को शायद इस हमले की जरा भी तवक्को नहीं थी, इसलिए एक ही मुक्के में वो ढेर हो गया। मैंने उसे घसीट के घर से बाहर फेंका। अलीसे मुसलसल मुझ पे चिल्ला रही थी। मैंने उससे भी धक्के देकर अपार्टमेंट से बाहर निकाला। वो मुझ पे मुसलसल चिल्लाई जा रही थी, खामोशी से इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, और अगर दोबारा अपनी शक्ल दिखाई तो जान से जाओगी। मैंने दाती हुई आवाज में कहा तो वो यूं एकदम सहम के चुप हो गई जैसे किसी टेप रिकॉर्डर में स्विच निकाल दिया जाए। मैंने डोर लॉक किया, अपने कमरे की जानी बढ़ा, मगर मुझे शदीद किस्म का चक्कर आया और मैं जमीन पे गिर गया। शायद स्लीपिंग पिल्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मैंने आंख खोली, मैंने खुद को फर्श पे लेटा पाया। मेरी आंखों में अभी तक धुंध छाई हुई थी, सर बुरी तरह से भारी था। शायद ये स्लीपिंग पिल्स की हैवी डोज का नतीजा था। मुझे वक्त का कोई अंदाजा न था। शायद मैं 24 घंटे से ज्यादा बेहोशी की कैफियत में रहा। मैं लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ, फ्रिज से जूस की बोतल निकाल के उसे मुंह से लगाया। मैंने लम्हों में बोतल को खाली किया। शायद मुझे बेहद भूख और प्यास लगी थी, इसलिए जूस पी के जिस समय कुछ तवानाई महसूस हुई तो मैंने सुख का सांस लिया, मगर मेरा सुख निहायत आरजी साबित हुआ। मेरे ख्याल में अब तुम्हारी हालत पहले से बेहतर है। वही मनहूस आवाज एक बार फिर मेरे कानों से टकराई तो मैं उछल पड़ा और खौफ ने एक बार फिर मेरे दिल में घर कर लिया। मैं उसे जवाब देने की बजाय जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर आया और तेज तेज चलने लगा। शाम ढल चुकी थी, आसमान पे तारे चमकने लगे थे। तुम शायद मुझसे बात नहीं करना चाहते। आवाज एक बार फिर मेरे कानों से टकराई, मगर मैं बदस्तूर तेज कदमों के साथ चलता रहा। मुझे सामने किस्नों का बोर्ड नजर आया तो मैं जल्दी से उसमें घुस गया। तो क्या तुम यहाँ जुआ खेलना चाहते हो? आवाज आई, मगर मैं उसे नजरअंदाज करके एक ताश की बाजी वाली टेबल पे बैठ गया, जहाँ पहले से 3 आदमी मौजूद थे। मैं भी उनमें शामिल हुआ। पहली बाजी में बुरी तरह से हारा। क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? आवाज आई, मगर मैं उसे आन देख के अगली बाजी में मसरूफ हो गया, मगर इस बार भी नतीजा वही निकला। उसके बाद मैंने बेदर पे बाजियां लगाई, मगर मात हर बार मुकद्दर ठहरी। आखिरकार मेरी जेब में सिर्फ $80 बचे तो मैंने उन्हें अभी झोंकने का फैसला किया। देखो, मैं तुम्हें इनके पत्तों के बारे में बता चुकी हूँ। आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मुझे बेख्तियार हंसी आई। तो बाकी खेलने वाले मुझे यूँ घूरने लगे जैसे मैं सदमे की वजह से पागल होने वाला हूँ। हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ मैंने तंजिया अंदाज में कहा। तो वो लोग मुझे खुद से बातें करता देख के तासुफ से सर हिलाने लगे, जैसे उन्हें मेरे पागल होने का यकीन आने लगा हो। दूसरे ही समय वो आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसने मुझे सामने बैठे लोगों के पत्तों के बारे में बताया तो मैं उसके बताए हुए पत्तों के खेला तो हैरत अंगेज तौर पे जीत गया। शायद ये एक इत्तेफाक था, मेरे दिल ने कहा। उसके बाद नई बाजी लग चुकी थी, पत्ते बढ़ चुके थे। इस आवाज ने एक बार फिर मेरे कानों में सरगोशी की। मैंने उस आवाज के कहने के मुताबिक अमल किया तो एक बार फिर मैं बाजी जीत गया। मेरी खुशी दोगुनी हो गई।
मैंने एक बार फिर बाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर मैंने उसके कहने के मुताबिक खेला तो बाजी फिर मेरी हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरा दिल नाचने को चाह रहा था, मगर मैं अपने जज्बात वहाँ मौजूद लोगों से छुपाना चाहता था। उसके बाद मैंने बहुत सी बाजियां खेली और हर बाजी में इस आवाज ने मुझे दूसरे पत्तों के बारे में बताया। दीगर खेलने वालों को लगने लगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मगर उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मैं रात गिर तक खेलता रहा। जब थका तो वहाँ से निकल आया। मेरे पास इतने पैसे थे कि मेरी जेबों में नहीं आ रहे थे। मैं खुशी खुशी टैक्सी में सवार घर लौटा। मैंने तमाम पैसे बेड पे फैलाए, उन्हें आंखें फाड़ फाड़ के गौर से देखा। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये तमाम पैसे मेरे हैं। बड़े खुश लग रहे हो, आवाज मेरे कानों में पड़ी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब क्या करोगे? मैं इन पैसों से अपने लिए एक सस्ती और छोटी अम्पाला कार खरीदूंगा और बाकी बचाने वाले पैसों को बैंक में जमा करवाऊंगा। मैंने पैसों को दराज में रखते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम इन पैसों से कल फिर खेलेंगे। आवाज आई, क्या पागल हो? आज बड़ी मुश्किल से जीते हैं। आज तो किस्मत ने साथ दिया, कल हो सकता है ना दे। मैंने मुंह बना के कहा, तुम्हारा साथ किस्मत ने नहीं, मैंने दिया है। लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जुआ किसी का ना हुआ मगर तुम्हारा होगा वो सब कुछ जो तुम चाहते हो। आवाज आई तो मैं हंस पड़ी। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। एक पुरअसरार आवाज ने आज इतना पैसा दिलाया और मैं ये तक नहीं जानता कि ये आवाज किसकी है, किसी भूत चुड़ैल वगैरह की। अगर ये दोनों नहीं तो है कौन और क्या चीज है? यानी तुम कौन हो, क्या नाम है, कैसी दिखती हो, मुझे नजर क्यों नहीं आती? मैंने तेज से लहजे में कहा। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब, मेरा कोई नाम नहीं। दूसरे सवाल का जवाब, मुझे नहीं मालूम मैं कैसी दिखती हूँ। तीसरे सवाल का जवाब, मैं तुम्हें इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि मैं खुद को भी नहीं देख सकती, बस अपने अनदेखे वजूद को महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें बस इतना याद रखना चाहिए कि मैं जो भी हूँ, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। आवाज गूंजी। वो तो अब यकीन आ गया है कि मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं और तुमने अब तक मेरा फायदा ही किया है। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आवाज आई, हाशे तुम ठीक कह रही हो, मगर ऐसे कैसे चलेगा? न तुम्हारा कोई नाम और न हम दोनों के कोई रिश्ता। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि हमें तुम्हें और इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहिए और दोनों आज से दोस्त हैं। तुम्हारा नाम सिंड्रेला आज से। मैंने कहा, सिंड्रेला? ये नाम काफी अजीब है। आवाज आई, हाँ वो तो है, बिल्कुल तुम्हारी तरह अजीब है। वैसे ये कोई आम सा नाम नहीं, एक मशहूर जमाना स्टोरी का किरदार है। ये स्टोरी फिर कभी तुम्हें सुनाऊंगा। मैंने बेड पे लेटते हुए कहा, तो अभी सुना दो, हम दोनों के पास काफी टाइम है। आवाज आई तो मैं उठ बैठा और उसे सिंड्रेला की स्टोरी सुनाने लगा। दूसरे दिन मैं एक बार फिर जुआ बार में गया। वहाँ मौजूद लोग मुझे देखने लगे। शायद पिछली रात मेरी अनहोनी जीत अभी तक उन्हें हजम नहीं हो रही थी। मैं वहाँ एक बार फिर ताश खेलने लगा। वहाँ मौजूद नामी ग्रामी पत्तेबाज आज मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे थे। मैं उन्हें किसी किस्म के शक में मुब्तला नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें दिखाने के लिए मैं चंद एक बाजियां हारा, मगर जीत आखिरकार मेरी हुई। मैंने एक बार फिर बेतहाशा पैसा जीत कर सबको हैरान किया। वहाँ से मैं रात के बाहर निकला। टैक्सी में बैठकर घर की जानिब रवाना हुआ। रास्ते में एक लग्जरी कारों का एक शोरूम नजर आया। मैंने टैक्सी रुकवाई, नीचे उतर के शोरूम में दाखिल हुआ। वहाँ मौजूद एक सुर्ख रंग की कार मेरा दिल जीत ली। फरारी इटालिया 58 मेरे मुंह से निकला। क्या तुम्हें ये कार पसंद है? सिंड्रेला की आवाज मेरे कानों में पड़ी। हाँ, ये कार किसे नापसंद होगी, इसे ड्रीम कार कहते हैं। मैंने कार को कोई अंदाज में छूते हुए कहा, मैं बहुत जल्द इसे खरीदूंगा क्योंकि मेरे साथ अब तुम हो। मैंने मुस्कुरा के कहा, एक क्या ऐसी बहुत सी कारें तुम्हारी मलकियत होंगी? सिंड्रेला ने कहा, शुक्रिया हर उस चीज के लिए जो तुम्हारी वजह से मुझे मिली। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे शुक्रिया की जरूरत नहीं। सिंड्रेला की आवाज आई, जानता हूँ दोस्ती में नो थैंक्स। मैंने मुस्कुरा के कहा, ये तुमसे किसने कहा कि हम दोस्त हैं? सिंड्रेला की आवाज आई, अगर हम दोस्त नहीं तो फिर क्या है? मैंने हैरानगी से कहा, एक दूसरे की जरूरत। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए और बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। सिंड्रेला ने कहा, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मैंने हैरानगी से कहा, बहुत कुछ, मगर अभी इसका वक्त नहीं आया। सिंड्रेला की आवाज सुनाई दी, मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। मैंने हंस के कहा, ये तो वक्त बताएगा। सिंड्रेला ने कहा तो मैं हंसते हुए बाहर की जानिब चल पड़ा। 10 दिन गुजर गए और इन 10 दिनों में मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने एक पोश इलाके में एक लग्जरी अपार्टमेंट लिया और अब मेरे पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। 10 दिनों के बाद मैं आज शहर के किसी भी केसरू नहीं गया। शाम के बाद सीधा जिम गया। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा जिम जाना फिटनेस के लिए नहीं किसी और गर्ज से था।
तो अब वो बात बताने का वक्त आ गया है जो मैंने पहले नहीं बताई। वो आफत की पुड़िया रंग मशीन पे खड़ी दो रही थी। उसके रिबन में बंधे बाल दाएं बाएं हो रहे थे। वो बाकी तमाम लड़कियों से अलग थी, इंतहाई खूबसूरत, मगर शायद उसे अपनी खूबसूरती की जरा बराबर परवाह न थी। वो हमेशा से बाकी लोगों की चिपती नजरों से अनजान एक्सरसाइज में मसरूफ रही थी। जिम के बहुत से लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने कभी किसी को जवाब तो क्या, बात तक नहीं की। मेरे हालात अब यकसर बदल चुके थे और मुझ में हद से ज्यादा खुद एतमादी आई थी। मैंने उसके करीब होके हाय कहा तो उसने मशीन ऑफ की। इससे उतर के दूसरी मशीन की तरफ बढ़ी। उसने जवाब तो क्या, मुझे देखना तक गवारा नहीं किया। इर्द-गिर्द मौजूद लड़के दबे दबे हंसने लगे और मैं उन्हें घूरता हुआ बाहर निकल के पार्किंग की जानिब आया, जहाँ मेरी ड्रीम कार मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने बटन प्रेस किया तो उसका दरवाजा ऊपर की जानिब खुल गया। मैं कार में बैठा उसके बाहर निकलने का वेट करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई। मैंने फौरन कार स्टार्ट की, उसके करीब जाके रोकी। क्या आपको लिफ्ट चाहिए? मैंने कहा तो उसने मुझे घूर के देखा, फिर चल पड़ी। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लड़की ने कहा। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने इतना ही कहा। हमारे पास एक फोर्ड कार आके रुकी। उसमें से एक हैंडसम और लंबा तिरंगा नौजवान बाहर निकला। उसने जीन्स टी शर्ट पहन रखी थी। उसके होंठों में जल्दी सिगरेट उसे मजीद स्टाइलिश बना रही थी। उसने 80 की दहाई वाले फैशन की तरह शोल्ड कट बार रखे थे, जबकि सामने के बालों ने उसके माथे को ढांप रखा था। मजमूई तौर पर वो पुरानी मूवीज का हैंडसम विलन लग रहा था। क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा था? नौजवान ने लड़की को मुखातिब करते हुए कहा। कुछ नहीं, ये बस मुझसे रास्ता पूछ रहे थे, लड़की ने नजरें चुरा के कहा। अच्छा, वैसे मिस्टर, तुम यहाँ जिम के पार्किंग एरिया में खड़े होके कहाँ का पता पूछ रहे थे? नौजवान ने मेरी तरफ देख के तंजिया अंदाज में कहा। छोड़ो इसे, हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। लड़की ने मेरे बोलने से पहले जल्दी से कहा। चले जाएंगे, पहले ये बताओ कि ये तुमसे क्या कह रहा था, और इस बार झूठ मत बोलना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, और मेरे गुस्से के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। नौजवान ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ के गुस्से से कहा तो लड़की के चेहरे पे तकलीफ के आसार पैदा हुए। मैंने कदम जैसे ही आगे जाने बढ़ाया तो संडेला की आवाज मेरे कानों में पड़ी। सोचना भी मत, तुम्हारा वजन 70 केजी है और वो 90 से ऊपर। हाइट के हिसाब से भी वो तुमसे ज्यादा है। इससे लड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तुम अभी मुझे जानते नहीं, ऐसे बहुत से लोगों से पाला पड़ा है मेरा, और बहुत से लोगों को सीधा किया है। वैसे भी जो मर्द लड़कियों पे रूप डालते हैं वो किसी मर्द से उलझने की हिम्मत कभी नहीं करते, मैंने धीरे से कहा। लड़की का हाथ छोड़ो, मैंने नौजवान को रोबदार आवाज में मुखातिब करके कहा तो उसके होंठों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। मैं पहले से जानता था कि यहाँ कुछ चल रहा है, नौजवान ने कहा और लड़की का हाथ छोड़ के मेरी जाने बढ़ा। शर्म नहीं आती लड़की पे रोब जवाते हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा। अच्छा, तो तुम पे रोब झाड़ लेता हूँ, उसने कहा, और फिर दूसरे ही लम्हे उसने मेरा गिरिबान पकड़ के मुझे दीवार के साथ झकड़ दिया। बहुत फुदक रहे हो चूहे, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम्हें यहीं काट के गाड़ दूंगा अगर तुम दोबारा इसके आगे पीछे मुझे नजर आए। नौजवान ने गुस्से से कहा तो फिर दूसरे ही लम्हे मुझे छोड़ दिया तो मैं खांसने लगा। वो कमबख्त वाकई मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने लड़की को इशारा किया तो वो चुपचाप जाके गाड़ी में बैठी, तो वो खुद भी गाड़ी में बैठा और वो दोनों वहाँ से निकल गए। जब मैं खांसते हुए उन्हें जाते देखने लगा, तुम ठीक तो हो? सिंड्रेला की आवाज कानों में पड़ी तो मैं गुस्से से उठ खड़ा हुआ। दूसरे दिन मैं पार्किंग एरिया में खड़े होके उसका इंतजार करने लगा कि वही फोर्ड कार जिसमें कल नौजवान उस लड़की को लेने आया था आके रुकी, और लड़की उसमें से उतरी और जिम के एन डोर की जानिब बढ़ी। मैंने अचानक से उस लड़की का हाथ पकड़ा और करीब खड़ी अपनी कार में उसे धकेल दिया और फौरन उसे खुद ड्राइविंग सीट पे बैठा और कार चला दी। ये क्या बदतमीजी है, कार रोको, लड़की ने गुस्से से कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कार चलाते हुए कहा। तुमसे मतलब? मैंने कल देखा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें किस तरह से ट्रीट किया। अमेरिका में ये क्राइम जाना चाहता है। अब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे जहां तुम उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओगे। मैंने इत्मीनान से कहा तो लड़की का रंग उड़ गया। नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लड़की ने जल्दी से कहा। अच्छा, तो फिर वो तुम्हारा क्या लगता है और किस रिश्ते से वो तुम्हें इस तरह ट्रीट कर रहा था? मैंने अपनी नजरें लड़की पे जमा के कहा। मैं एक डांस बार में काम करती हूँ। वो बार के मालिक का खास आदमी है, वही मुझे जिम छोड़ने और लेने आता है। मुझे यहाँ किसी से बात करने की इजाजत नहीं, खासकर किसी लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं। अब प्लीज वापस चलो, इससे पहले कि किसी को पता चले और मेरे बाद तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी हो, लड़की ने घबरा के कहा।
वापिस चले जाएंगे, पहले अपना नाम तो बताओ, मैंने कहा। रीजल, लड़की ने जल्दी से कहा। तो रीजल, बार में बहुत सी लड़कियां डांस करती हैं। तुम पे ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि तुम्हारे साथ गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं, मैंने पूछा। मेरी मोम बीमार हो गई थी। उनके इलाज के लिए मुझे अपने मालकान से बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा। मोम तो बीमारी से बच न सकी, अलबत्ता मैं इनके कर्ज के शिकंजे में फंस गई। मैंने इनका बहुत सा पैसा देना है और ना देने की सूरत में मुझे इनके लिए काम करना पड़ता है। इनके हाथ बहुत लंबे हैं, इसलिए मैं इनसे बगावत के बारे में सोच नहीं सकती, लड़की ने कहा। कितने पैसे देने हैं तुमने, मैंने इसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। $50,000, लड़की ने धीरे से कहा। अब मुझे अपने बार का पता बताओ, मैंने पूछा तो लड़की ने झिझकते हुए पता बता दिया। रात के 12 बजे मैं अपने फ्लैट में दाखिल हुआ और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ रीजल भी थी। ये है आज से तुम्हारा नया घर, मैंने मुस्कुरा के कहा। तो रीजल खाली खाली नजरों से इर्द गिर्द देखने लगी। क्यों, क्या पसंद नहीं आया, मैंने हैरानगी से पूछा। नहीं, अच्छा है, मगर मुझे समझ नहीं आई, आपने पैसे देके वहाँ से मुझे आजाद करवाया और आप मुझे यहाँ ले आए। आखिर इस सब के बदले में आपके लिए क्या कर सकती हूँ, रीजल ने कहा और फिर हंस पड़ी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, एक आदमी ने इतने पैसे देके मुझे वहाँ से छोड़ाया तो जरूर सब उसने अपने लिए किया होगा। वहाँ बहुत से मर्दों के दिल बहलाने का सामान था, यहाँ कम से कम एक तो होगा, रीजल ने कहा। तो उसकी जानिब गौर से देखने लगा और फिर मैंने अपने कोट की जेब से एक रिंग निकाली और घुटने के बल बैठ के बोला, रीजल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैंने कहा। तो रीजल फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आजकल बड़े खुश नजर आ रहे हो, सिंड्रेला की आवाज आई। हाँ, नई नई शादी हुई है, शायद इसलिए, मैंने मुस्कुरा के कहा। इन चंद दिनों में हमने बहुत कम बात की, कुछ अरसे बाद तो तुम मुझे बिल्कुल भूल जाओगे, सिंड्रेला ने नाराज होते हुए कहा। अरे नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम सिंड्रेला हो और मैं तुम्हारा प्रिंस, मैंने मुस्कुरा के कहा। तुम और प्रिंस, शक्ल देखी है इन्हें, सिंड्रेला की हंसती आवाज कानों से टकराई। अगर मैं प्रिंस नहीं तो क्या हूँ, मैंने हैरान होके कहा। तुम वो फ्रॉग यानी कि मैंडिक हो जो जादू के जोर पे घोड़ा बन जाता है। उस सिंड्रेला उस पे सवार होके प्रिंस की दावत पे जाती है। सिंड्रेला की हंसते हुए आवाज आई। अरे यार, मैं कहाँ से फ्रॉग दिखता हूँ, मैं तुम पे सवार हूँ और मेरा नाम सिंड्रेला है, तो इसका एक ही मतलब हुआ कि तुम असल में फ्रॉग हो, सिंड्रेला ने कहा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, रीजल कमरे में दाखिल हुई। किससे बात कर रहे थे, रीजल ने हैरानगी से कहा। किसी से नहीं, मैंने जल्दी से कहा। तो रीजल मुझे देखते हुए गहरी सोच में खो गई। एक माह के बाद हम एक डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे थे। रीजल, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर हम दोनों एक साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक में क्या कर रहे हैं, मैंने परेशानी से कहा, क्योंकि रीजल ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर आके हमारे सामने कुर्सी पे बैठ गया। तो आप है जिमी ट्रोन, अगर प्रॉब्लम ना होती तो आप यहाँ होते ही क्यों, डॉक्टर ने कहा और फिर कहखाल गा के हंस पड़ा। प्लीज नेवर माइंड, मजाक कर रहा था, उम्मीद करता हूँ कि कोई मसला नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा। तो फिर क्या करती, मुझे बताइए कि मैं इस क्लिनिक में क्यों बैठा हूँ और मुझे एक पागल की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है, मैंने रीजल की तरफ संजीदगी से कहा। तो नजरें झुका के अपना निचला होठ कतरने लगी। आपको किसी ने पागल नहीं कहा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा, बोले। क्या पूछना है, सिंड्रेला कौन है, डॉक्टर ने कहा। तो मुझे लगा मेरे सर पे कोई बम फटा हो और मैं फटी फटी आंखों से डॉक्टर को देखने लगा। तुम मुझे पागलों की डॉक्टर के पास ले गई और तुम मुझसे पूछे बिना मेरी इंतहाई पर्सनल बातें उसे बता दी। अगर तुम्हें मेरी जहनी हालत पे इतना शक था तो तुम मुझसे बात कर सकती थी, लेकिन तुमने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए मुझे वहाँ ले गई, मैंने घर आके गुस्से से कहा। जिम्मी, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी, मैंने अक्सर तुम्हें किसी अनदेखी लड़की से बातें करते सुना, मैं बहुत परेशान हो गई थी, रीजल ने घबरा के कहा। और तुम्हें लगा कि मैं शायद पागल हो गया हूँ, मैंने तंजिया अंदाज में हंस के कहा। नहीं, मैं बस कोई फैसला नहीं कर पाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, रीजल ने रुहासे लहजे में कहा। तो मैं होंठ काटने लगा, मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी, मैं इसलिए तुम्हें वहाँ ले गई। आई एम सॉरी, रीजल रो देने वाले लहजे में बोली। तो मेरा दिल भर आया। इट्स ओके, जिमी, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम वाकयात तरतीब से बताए तो वो मुझे हैरत से देखते हुए लगने लगी, जैसे उसे मेरी जहनी हालत पे यकीन ना रहा हो। मुझे पता था तुम्हें मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं आएगा, मैंने तासुब से कहा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, रीजल ने सर झटक के कहा। मैं बस ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी और बेरी की दोस्ती में आखिर ऐसी कौन सी दरार आई कि वो सब कुछ भूल के तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया, रीजल ने हैरानगी से कहा। तो मैंने तवील सांस लिया।
बचपन से मेरी दोस्ती बेरी और उसकी बहन कारा के साथ बड़ी गहरी थी, पर जब हम तीनों ने नौजवानी के दौर में कदम रखा तो पता नहीं कैसे काला को गलत फहमी हुई कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये सोच के कि वो मुझे पसंद करने लगी। जब उसने मुझसे अपने जज्बात का इजहार किया तो मैंने उसके जज्बात को नफी कर दी, जिससे उसका दिल टूटा और ऐसा टूटा कि उसने बिल्डिंग से कूद के खुदकुशी कर ली। ये बात उसके भाई को पता चली तो वो मुझसे नफरत करने लगा और मैंने वो टाउन छोड़ दिया। मैं यहाँ तक कह के खामोश हुआ। मगर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, रिचल ने दुखी लहजे में कहा। नहीं, मेरा कसूर ये है कि मैंने बहुत सख्ती से उसे इनकार किया। हालांकि इस दौरान मैं किसी को डेट भी नहीं कर रहा था। शायद वो बहुत मामूली शक्लो सूरत की लड़की थी और मुझे हर नौजवान की तरह एक मॉडल टाइप गर्लफ्रेंड चाहिए थी। मैंने मुंह दूसरी तरफ करके कहा, क्योंकि मैं रिचल से अपने आंसू छुपाना चाहता था। रिचल ने मेरे गाल पे हाथ रख के मेरे चेहरे को अपनी जानिब घुमाया और अपनी शर्ट की आस्तीन की मदद से मेरे गालों पे बहने वाले आंसू को साफ किया और मुझे गले से लगा लिया। रिचल, मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम सिंड्रेला के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करोगी। मैंने कहा तो उसने मुझे खुद से अलग किया और मेरे चेहरे को पुरजोर निगाहों से देखने लगी। फिर उसने मुस्बत अंदाज में सर हिलाया और मैंने एक बार फिर उसे सीने से लगा लिया। इस बात को 1 माह हो गया था। इस 1 माह में रिचल ने कभी सिंड्रेला के बारे में बात ना की और सिंड्रेला बदसूर मेरे साथ थी। मैं सुबह घर से निकलता, रात के वापस आता और जब मैं घर आता तो अक्सर रिचल मेरा इंतजार करते करते सो चुकी होती। मेरे साथ भी सिंड्रेला पूरी तरह से सवार थी। मैं जब उससे बातें करता तो सुबह से शाम हो जाया करती और मुझे वक्त गुजरने का एहसास तक ना होता। एक दिन हम इस तरह बातें करते लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे कि अचानक सिंड्रेला बोली, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने तुम्हारे साथ वादा किया था कि वो अब कभी मेरे बारे में तुमसे बात नहीं करेगी और ना ही बहस करेगी। सिंड्रेला की आवाज आई। हाँ, तो उसने वादा किया तो उसके उस दिन के बाद उसने इस मौजू पे बात नहीं की। मैंने जल्दी से कहा, हाँ बात नहीं की, मगर वो एक पादी को घर लेकर आई है ताकि तुम्हारे घर से बलाओं का खात्मा हो। सिंड्रेला ने कहा तो मैंने यकदम गैर इरादी तौर पे ब्रेक लगाई। अफसोस की बात है कि उसे तुम पे जरा भी यकीन नहीं, वरना वो ऐसी हरकत कभी न करती। आज उसने ये वादा तोड़ा, कल को वो किसी और के साथ बस करो। मैंने गुस्से से सिंड्रेला की बात काटी। जल्दी घर पहुँचो, इससे पहले कि देर हो जाए। सिंड्रेला की आवाज में तशवीश थी। मैंने एक्सीलेटर पे दबाव बढ़ाया। आधे घंटे के बाद मैं अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पे खड़ा डोरबेल बजा रहा था। दरवाजा खुला, रिचल नजर आई। मुझे यूँ अचानक देख के उसका रंग फक हुआ। मैंने उसे एक तरफ धकेला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देख के मेरा खून खोल उठा। एक पादरी चेयर पे बैठा था। उसके सामने मौजूद टेबल पे बहुत सी कैंडल चल रही थी। वो आंखें बंद किए हाथ में स्लेब पकड़ के कुछ पढ़े जा रहा था। मुझसे ये मंजर बर्दाश्त न हुआ। टेबल पे कैंडल जा रही थी। मैंने उठा के फेंकी। टेबल धमाके से दूर जा गिरी तो पादरी आंखें खोल के उठ खड़ा हुआ। फादर, मेरे घर से निकल जाओ, मैंने जब्त करते हुए कहा। उसने रिचल की जानिब देखा जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। फादर, फौरन वहाँ से चले जाओ, मैंने सर्द लहजे में कहा। तो फादर बिना कुछ बोले तासुब से मुझे देखते हुए बाहर गया। उसके जाते ही मैं रिचल की जानिब पलटा। तुमने वादा किया था ना कि आइंदा तुम इस मसले में नहीं पड़ोगे, मैंने रिचल को बाजू से पकड़ के सर्द लहजे में कहा। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हारी सलामती चाहती हूँ। बकवास बंद करो, तुमने ये सब सिंड्रेला को मुझसे दूर करने के लिए किया। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। झूठ मत बोलो। अब अगर झूठ बोला तो तुम्हें वहीं छोड़ाऊंगा जिस गंदगी से तुम्हें उठा के यहाँ लाया था। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम जैसी औरतें कभी घर लाने के काबिल नहीं होती। बस बहुत हो गया। हाँ, मैं फादर को यहाँ लाई थी, इसमें मेरा नहीं तुम्हारा ही फायदा था। वो बला तुम्हारे हिसाब पे सवार है, तुम उसके बिना कुछ नहीं करते। कुछ अंदाजा भी है इसका अंजाम क्या होगा? रिचल ने चिल्ला के कहा। बकवास बंद करो, मैंने गरा के कहा। नहीं, आज मैं नहीं रुकूंगी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे दोस्त जो मरते वक्त तुम्हारा दुश्मन था, उसने बकूल तुम्हारे आखिरी खत में तुम्हें क्या कहा था? मैं सजा के तौर पे तुम्हें एक बला मुसल्लत कर रहा हूँ। अब तुम्हें लगता है कि वो बला तुम्हारी दोस्त है। मैंने जिंदगी में जिम्मी तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा, रिचल ने चिल्ला के कहा। तो मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाहर की जानिब बढ़ाया। रुको जिम्मी, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? रिचल ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर मैंने उसकी एक न सुनी और एक झटके से उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। जिम्मी प्लीज दरवाजा खोलो, उसने दरवाजे पे दस्तक देते हुए कहा। दफा हो जाओ यहाँ से, उसने चिल्ला के कहा। तो मैं दस्तक रुक गई। देखो जिम्मी, रात हो गई है, यहाँ बहुत ठंड है, दरवाजा खोलो, रिचल ने कहा। मगर मैंने फ्रिज से बेर निकाली, टांग पे टांग चढ़ाते हुए पीने में मसरूफ हो गया। अच्छा जिम्मी, मुझे अपना सामान लेने दो, बाहर से आवाज आई। मैंने नजर अंदाज किया। जिम्मी प्लीज दरवाजा खोलो।
कहाँ जाऊंगी मैं तुम्हारे अलावा, इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती, प्लीज दरवाजा खोलो। रेचल ने रूहानी लहजे में कहा। पता नहीं क्यों उसका यूं गिड़गिड़ाना मुझे सुकून दे रहा था। मैं उसी सरूर में बियर पीता चला गया और फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख खुली तो सूरज की किरणें मुझे अपने चेहरे पे महसूस हुई। सूरज की रोशनी खिड़की से गोया छलक के आ रही थी। मैं कुशलमंदी से उठा। रात को ज्यादा पीने की वजह से शायद मैं बेहोशी की नींद सोता रहा। बोझिल आंखों से मैं रात को होने वाले वाकयात के बारे में सोचने लगा। अचानक मुझे रेचल का ख्याल आया तो गोया मुझे करंट लगा। मेरी सुस्ती जाती रही। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ मेन डोर की जानिब बढ़ा। तेजी से दरवाजा खोला तो मेरी कदमों तले से जमीन निकल गई। रेचल सामने दीवार के साथ लग के बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उसे झंझोड़ा। रेचल उठो, आंखें खोलो, मैंने परेशानी के आलम में कहा, मगर उसके जिस्म में कोई हरकत ना पाके मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई और मैंने डॉक्टर को कॉल की। मैं रेचल का हाथ थामे उसके पास बैठा। कमरे में हीटर चलने की वजह से दर्जा हरारत पुरसुकून हद तक था, जबकि रेचल बदस्तूर गहरी नींद में थी। मुझे डॉक्टर की बातें याद आ रही थी। इन्हें शदीद किस्म का नमूनिया हुआ है। शायद ये काफी टाइम तक बाहर घूमती रही बिना गर्म कपड़ों के। इन्हें बाहर हरगिज निकलने नहीं देना और कमरे में हीटर को हर वक्त ऑन रखना है। शुक्र करे कि इनकी किस्मत अच्छी थी, वरना इतनी शदीद सर्दी की वजह से फालिज का खतरा रहता है। डॉक्टर की बातों के बारे में सोच सोच के मैं शर्मिंदगी और नदामत से मरा जा रहा था। अगर रेचल को कुछ हो जाता तो यकीनन इसका जिम्मेदार पूरी जिंदगी मैं खुद को मानता। ये गहरी नींद में है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। सिंड्रेला की आवाज अचानक मेरे कानों से टकराई। मैं यही ठीक हूँ, मैंने सपाट लहजे में कहा। तुम उदास लग रहे हो, तो क्या मुझे इस मौके पे खुश होना चाहिए? मैंने नागवारी से कहा। मेरा मतलब ये था कि जो होना था वो हुआ, अब कोई क्या कर सकता है। सिंड्रेला की आवाज आई। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ो, मैंने बेजारी से कहा। मेरे ख्याल में तुम्हें बाहर निकलना चाहिए ताकि तुम्हारा मूड फ्रेश हो और हम दोनों ढेरों बातें करें। प्लीज अपनी बकवास बंद करो और मुझे अकेला छोड़ो, मैंने कदरे ऊंची आवाज में कहा तो कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। तुम्हें मेरे साथ इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए, सिंड्रेला की आवाज आई। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। एक हफ्ते के बाद रेचल काफी हद तक नॉर्मल हुई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया और अब मैं अपना तमाम वक्त उसके साथ बिताने लगा। ये देख के रेचल की नाराजगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी और हालात नॉर्मल होते जा रहे थे। मगर आगे क्या होने वाला था इस बात का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था और मैं ना इन हालात के लिए तैयार था। मैं पूरा दिन रेचल के साथ होता। हम दोनों रोज ही कहीं न कहीं घूमने निकल जाते। रेचल को अभी लग रहा था जैसे सिंड्रेला मेरी जिंदगी से निकल चुकी है, क्योंकि उस दिन के बाद से मैंने दोबारा उससे बात नहीं की थी। सिंड्रेला अक्सर मुझसे मुखातिब होती जब मैं रेचल के साथ होता, मगर मैंने उसे मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज कर दिया था। उसकी किसी भी बात का कोई जवाब न देता। एक दिन मैं रेचल के साथ बैठ के मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ था कि अचानक सिंड्रेला की आवाज मेरे कानों में पड़ी। बात करो। मैंने उसकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया। बात करो। दोबारा आवाज आने पर मैंने नजरअंदाज किया। बात करो, बात करो। सिंड्रेला की आवाज मेरे कानों में पड़ने लगी, जैसे कि रिकॉर्ड की आवाज चल पड़ी हो, और लम्हा ब लम्हा उसकी आवाज में शिद्दत आने लगी और मुझे अपने कानों में दर्द महसूस होने लगा। मैंने अपने हाथ कानों पे रखे और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला। बस करो प्लीज, मैंने बामुश्किल कहा तो एकदम खामोशी छा गई और इतना सुकून हुआ कि मुझे अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी। किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो तब मैं तड़प के पलटा। मैंने देखा वो रेचल थी। क्या तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देख के परेशान को नजरों से कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। रात को जब रेचल सो गई तो मैं आहिस्ता से कमरे से बाहर आया। सिंड्रेला, मैंने गरा के कहा। बोलिए। माय लॉर्ड, आपकी गुलाम हाजिर है। ये आज तुमने क्या हरकत की? मैंने गुस्से से कहा। कैसी हरकत? अनजान मत बनो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी और तुमने मुझे उस वक्त बात करने पे मजबूर किया जब मैं रेचल के साथ था। आजकल तुम इसके साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारने लगे हो, सिंड्रेला ने तीखे लहजे में कहा। तुम शायद भूल रही हो वो मेरी बीवी है। मुझे याद है, मगर तुम शायद भूल रहे हो कि मेरी वजह से वो तुम्हारी बीवी बनी, और सिर्फ यही नहीं, अब उसकी तमाम नेमतें जो पहले तुम्हारे पास नहीं थी वो मेरी वजह से तुम्हारे पास हैं। सिंड्रेला की नागवार आवाज उभरी। बहुत खूब, यानी अब तुम मुझ पे एहसान जतला रही हो। हाँ, यही समझो, और जरूरत पड़ने पे तुम्हें इन आसाइशों से महरूम भी किया जा सकता है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर कान खोल के सुनो। तुमने जो कुछ करना है करो। अब मैं तुम्हारी किसी भी धमकी में नहीं आऊंगा, मैंने ठंडे लहजे में कहा।
मैं और कुछ भी नहीं करूंगी, बस तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन लूंगी। सिंड्रेला की आवाज आई और उसके बाद खामोशी छा गई। उस दिन के बाद मजीद 2 दिन गुजरे मगर सिंड्रेला ने मुझसे कोई बात ना की। मैंने भी दोबारा उसे मुखातिब करने की कोशिश ना की। तीसरे दिन रात के पिछले पहर में गहरी नींद से एकदम जागा तो मैंने देखा बेड पे रेचल नहीं थी। कमरे में नीले रंग की रोशनी फैली थी। रेचल, मैंने कनूदगी के आलम में उसे पुकारा। मैं यहाँ हूँ। मुझे सरगोशी की आवाज सुनाई दी। मैंने लेटे लेटे ऊपर की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रेचल के दोनों पैर छत के साथ चिपके थे और वो यूं छत के साथ पैर चिपका के खड़ी हुई जैसे फर्श पे खड़ी हो, बल्कि मेरे ऊपर छत के साथ चिपकी खड़ी थी। उसके घने बाल नीचे जू रहे थे। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रेचल, क्या तुम ठीक हो? मैंने हैरानगी के आलम में उठते हुए कहा तो उसने सर को मेरी जानिब घुमाया। वो रेचल का चेहरा नहीं था, वहाँ तो एक घिनौनी सूरत थी। शिट, मेरे मुंह से निकला और मैं बिजली की तेजी से बेड से उतर के खड़ा हुआ। फिर दूसरे ही लम्हे रेचल के पैर जैसे छत से आजाद हो गए और वो बेड पे आन गिरी। रेचल, मैं तेजी से उसकी जानिब बढ़ा। मैंने देखा अब उसका चेहरा नॉर्मल था, मगर शायद वो बेहोश हो गई थी और मैं उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। मैं आपके लिए क्या लाऊं? मैंने अपने सामने मौजूद पादरी से पूछा। कॉफी? पादरी ने मुझसे जवाब दिया तो रेचल उठने लगी। तुम बैठो, मैं बनाता हूँ, मैंने रेचल से कहा और किचन में जाके कॉफी बना लाया। थैंक यू, पादरी ने कहा और मेरे हाथ से कप ले लिया और सामने मौजूद टेबल पे रखा और कप के मुंह पे अपना हाथ रख के एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। फिर झटके से खोल के हाथ कप से हटाया तो मेरी और रेचल की हरकत की इंतहा ना रही, क्योंकि कॉफी खून के रंग की तरह सुर्ख और गाढ़ी हो चुकी थी। हम दोनों के चेहरे पे हैरत के साथ खौफ भी फैल चुका था। मेरा शक सही था। ये सब क्या है फादर? मैंने परेशानी के आलम में पूछा। उसने तुम्हें क्या नाम बताया था अपना? पादरी ने मेरे सवाल को नजरअंदाज करके कहा। उसने अपना कोई नाम नहीं बताया। मैंने उसे सिंड्रेला के नाम से पुकारा। मैंने सोच के कहा, जहन पे जोर दो, कभी उसने बातों बातों में तुम्हें अपने बारे में कुछ भी बताया हो? नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा कि उसका वजूद नहीं, वो बेवजूद है। बस उसे अपने वजूद का एहसास होता है और ये कि वो कई सदियों से लोगों के साथ रहती है। मैंने कहा तो पादरी की होंठों पे तंजिया मुस्कुराहट ठहर गई। बस खूब, यानी उसने तुमसे कभी सच नहीं बोला। जब तक हम उसके बारे में नहीं जानते वो कौन है, कहाँ से आई है, तब तक हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। पादरी ने मायूसी के आलम में कहा। क्या वो कोई भूत है? मैंने सवालिया अंदाज में पूछा। मैं नहीं जानता वो भूत, जिन या कोई और चीज है। बस इतना अंदाजा मुझे जरूर है कि वो तुम्हारा भला तो हरगिज नहीं चाहती। तो आखिर इस मसले का कोई हल तो होगा, रेचल ने परेशानी के आलम में कहा। हाँ है, और वो है उसके साथ बात करना, और वो ये काम तुम सिर्फ कर सकते हो और कोई नहीं। पादरी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। तो मैं उससे क्या बात करूं? बस उससे किसी तरह पूछो वो कौन है, उसके इरादे क्या है, तभी हम उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। पादरी ने उठते हुए कहा तो मैं और रेचल ने सर हिला दिया। सिंड्रेला, मैंने उसे पुकारा। रेचल को मैंने खुद से घर बाहर जाने का कहा था, इसलिए इस वक्त मैं घर पे अकेला था, मगर जवाब में साइंसी करती खामोशी के अलावा कुछ न था। सिंड्रेला, मुझसे बात करो, मैंने गुस्से से कहा। देखो, मुझसे बात करो, अब खामोश क्यों हो? मैंने चिल्ला के कहा, मगर फिर भी खामोशी छाई रही। काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने रेचल को वापस आने के लिए टेक्स्ट किया, मगर उसने रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने उसे कॉल की, मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की। मैं उसके आने का इंतजार करने लगा, मगर वो ना आई। मैंने उसे कॉल फिर की, मगर बेल जा रही थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की जा रही थी। इसकी लोकेशन चेक की तो मेरी हैरत की इंतहा न रही और सेकला हैरत से मुंह से निकला, यानी वो मेरे अबाई टाउन जा रही थी। मैं जल्दी से उठा और डरता हुआ बाहर निकला तो दरवाजे पे पादरी को पाया। फादर, आप? हाँ, मैं जानता हूँ वो उसे तुम्हारी अबाई टाउन ले जा रही है और शायद वो इस वक्त बेरी के घर पर ही होगी। जल्दी जाओ। ठहरो, पादरी ने पुकारा। मैं पलटा। ये लो और इसे रेचल के किसी भी हिस्से में लगाना, वो बला उसके अंदर घुस चुकी है। इसे फौरन इस बोतल में आना पड़ेगा और वो एक बार फिर इस बोतल में कैद हो जाएगी। फिर इस बोतल को किसी भी जलती आग में फेंकना, वो बला हमेशा के लिए राख हो जाएगी। फादर ने मुझे बिना ढक्कन के प्लास्टिक की गैर शफाफ बोतल देते हुए कहा। इसका ढक्कन, जब वो इसमें दाखिल हो जाएगी तो इसका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। रात के 11 बजे मैं कोर्सिकला के रेलवे स्टेशन पे पहुंचा। फिर वहां से टैक्सी ली और सीधा बेरी के घर के पास रुका। टैक्सी के जाते ही मैं तेजी से घर की जानिब बढ़ा। पूरी रात गुप अंधेरे में डूबी हुई थी। गेट शायद अंदर से बंद था, इसलिए मुझे दीवार फलांग के अंदर दाखिल होना पड़ा।
दीवार ज्यादा ऊंची न थी, इसलिए फांगने पे ज्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मेन डोर मेरे हाथ के मामूली दबाव पे चिड़चिड़ाहट के साथ खुलता चला गया। मैं फौरन अंदर दाखिल हुआ तो कोई चलता हुआ मुझ पे हमला आवर हुआ। मैं तरफ की जानिब हुआ तो मालूम पड़ा वो एक बड़े साइज की बिल्ली थी जो चिल्लाते हुए खुले दरवाजे से मुझ पे हमला आवर हुई। मैंने जेब से टॉर्च निकाल के रोशनी की तो मैं गैलरी में खड़ा था जिसका फर्श गर्द से और दोनों दीवार जालों से अटे पड़े थे। मैं गैलरी में दबे पांव आगे बढ़ने लगा कि मुझे अपने पीछे बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी तो मैं तेजी से पलटा। अगर वहाँ कुछ भी न था, मैं अभी उस जानिब देख ही रहा था, मुझे अपने उकम में बच्चों के सुनने की आवाज आई। मैं तेजी से पलटा तो मुझे एक छोटी सी बच्ची की झलक नजर आई। वो भाग के गैलरी का मोड़ मुड़ गई। मैं भी उसके पीछे भागता हुआ उस मोड़ पे पूछा, मगर गैलरी सुनसान पड़ी थी। अचानक मेरी नजर फर्श पे पड़ी जहाँ छोटे छोटे कदमों के निशान थे। मैं उन निशानों का ताकुब करता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो निशान एक कमरे के डोर पे पहुंच के खत्म हो गए। दरवाजा बंद था। मैंने अपनी भपरी सांसों को काबू में किया और दरवाजे की जानिब हाथ बढ़ाया। दरवाजा खुद ब खुद आवाज पैदा करता हुआ खुलता चला गया। मेरा गला मारे खौफ के खुश्क हुआ। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा वो कमरा एक बेडरूम था, गिरदार जालों से उठा हुआ। मैं बेडरूम को देखने लगा। मुझे वो कुछ मानूस सा दिखाई देने लगा। दीवार पर एक बड़े फ्रेम की तस्वीर लगी थी। मैंने इस तस्वीर को हाथ की मदद से साफ किया तो मारे हैरत के मेरा बुरा हाल हुआ, क्योंकि तस्वीर मेरी और बेरी की बहन कारा की थी। ये तस्वीर बेरी ने खुद खींची थी जब हम कैंपला का दौर में पिकनिक मनाने गए थे। कुछ याद आया। सिंड्रेला की आवाज मेरे कानों में पड़ी। क्या? मेरे मुंह से कुछ निकला। तुमने ठीक समझा, ये मैं ही हूँ, कारा एलन। रिचल के होंठ हिले मगर आवाज सिंड्रेला की थी। तो क्या तुम्हारा असल नाम कारा है? मैंने शौक लहजे में कहा। हाँ, मेरा नाम कारा है और मैं कारा ही हूँ, मगर जब तुमने मुझे सिंड्रेला का नाम दिया तो मुझे यही नाम अच्छा लगने लगा। सिंड्रेला यानी कारा ने कहा। मगर तुम तो मर चुकी थी। हाँ, तुम्हारी और दुनिया की नजर में। मगर मेरे भाई ने मेरी रूह को अपने अमल के जोर पे आसमान में परवाज करने से रोका और बोतल में बंद किया, जिसके नतीजे में वो भी दिन ब दिन कमजोर होता चला गया, क्योंकि किसी रूह को कैद रखने का इल्म बड़ा ही मुश्किल होता है। ये मेरे भाई ने मेरी मोहब्बत में हर खतरा उठाया। उसने मेरी रूह से वादा किया कि वो मुझे मेरी मोहब्बत यानी तुम्हें दिलाएगा, और आखिर उसने तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर ही दिया। तुम्हारी नजर में हम दोनों बहन भाई एक शोभदाबाज थे, मगर हकीकत में हम तुम्हारी सोच से कहीं ऊपर इल्म रखते थे। सिंड्रेला की आवाज आई। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की और ना ही तुम्हें कभी धोखे में रखा। मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ एक दोस्त समझा। मैंने चिल्ला के कहा, चिल्लाओ मत, मैं जानती हूँ तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, और करते भी क्यों? तुम तो हमेशा से ही हुस्न परस्त रहे हो। हर गुजरती हसीन लड़की तुम्हारी तमन्ना बन जाया करती थी, जबकि मेरे पास आम शक्ल के अलावा और था ही क्या। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितने सच्चे दिल से चाहती थी। मुझे तुमसे सिवाय मोहब्बत के और कुछ भी नहीं चाहिए था, मगर तुम थे कि मेरी बात तक सुनता गवारा नहीं करते थे। तुम इस टाउन के सबसे नालायक और नकारा बच्चे थे। जब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था तो हम दोनों बहन भाई ने तुमसे दोस्ती की, मगर बचपन से जवानी तक हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, और बदले में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि तुम्हारे पास दोस्ती बिना किसी लालच और मुफाद के थी। और जब मैंने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया तो इस वक्त तुम्हारे लहजे की जलन और आंखों की हकारत को मैं आज महसूस कर सकती हूँ। कितनी बेरुखी से तुमने मुंह मोड़ा। हालांकि उस वक्त तुम टाउन की किसी भी लड़की को सच्चे दिल से नहीं चाहते थे, और न कोई लड़की तुम्हें चाहती थी। तुम तो शुरू से नालायक इंसान रहे और अब तक थे, जब तक मैंने सिंड्रेला बनके तुम्हारे दिन नहीं फेरे। सिंड्रेला यानी कारा यूं ही चलती गई, जबकि मैं सर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ रहा। सॉरी, मुझे जरा अंदाजा नहीं था कि मेरी बेरुखी तुम्हारी जान ले लेगी। सॉरी तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए, सॉरी तुम्हारी जान जाने के लिए। मैंने सर झुकाए कहा तो कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। तो तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो? कारा की बराई आवाज सुनाई दी। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने आंसू साफ करते हुए कहा, मगर सर उठाने की हिम्मत अब भी मुझ में नहीं थी। तुम्हारे पास एक मौका और है अपनी गलती सुधारने के लिए। कैसा मौका? मैंने सर उठा के चौंकते हुए कहा। तुम चाहो तो मैं रिचल की रूह को मार के उसके जिस्म में पनाह ले लूंगी और एक बार फिर हम अगट्ठी हो जाएंगे। तुम्हें एक खूबसूरत चेहरा मिल जाएगा और साथ में मेरा बेपनाह मोहब्बत से भरा दिल। मगर इस तरह तो रिचल मर जाएगी, उसका क्या कसूर? मैंने तड़प के कहा। तो मेरा क्या कसूर था जो मेरी जान चली गई? कारा की आवाज गूंजी। प्लीज ऐसा मत करो, मैंने रोते हुए कहा। अपना हाथ मुझे दो। कारा की आवाज आई। साथ ही रिचल ने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने आराम से उसका हाथ थामा तो रिचल के होठों पे मुस्कुराहट दौड़ी। इससे पहले कि वो समझती, मैंने दूसरे हाथ से बोतल निकाल के
उसका मुंह खोला, उसके बाजू से मस किया तो रीजल के मुंह से एक चीख निकली और एक धुएं की लहर उस बोतल में घुसी और बोतल का मुंह खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने देखा रीजल का वजूद बेजान चीज की तरह गिरता चला गया। मैंने जल्दी से कमरे में मौजूद कपड़ों और टूटे फर्नीचर को एक कोने में इकट्ठा करके आग लगाई और भड़कती आग में बोतल को फेंक दिया। चंद लम्हों में बोतल जल के राख हो गई और साथ ही रीजल भी होश में आई और मैं उसे लिए घर चल दिया। दूसरी सुबह मैं चर्च के सामने दरवाजे पे खड़ा था। आपको किससे मिलना है? एक नौजवान पादरी ने सवाल किया। फादर एडम से। सॉरी, उनका इंतकाल 4 दिन पहले दम घुटने की वजह से हुआ, नौजवान पादरी ने कहा। तो मैं हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? अभी कल ही रात के वक्त तो मेरी उनसे बात हुई। सॉरी सर, आपको गलत फहमी हुई है, कल सुबह उनका फ्यूनरल था, नौजवान पादरी ने कहा। तो मेरा दिमाग साय से करने लगा। मैं गायब दिमागी की हालत में घर की तरफ रवाना हुआ। अगर फादर एडम मर गए तो फिर रात को बोतल देने कौन आया था? इस सवाल ने मेरे दिमाग में तूफान बर्पा कर दिया था। गिरता पड़ता घर पहुंचा तो रीजल मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम? मैंने कांपते लहजे में पूछा तो वो मुस्कुरा के मेरी जानी बढ़ी, मेरे कान के करीब अपना मुंह लाके कारा की आवाज में बोली, तुम्हारी सिंड्रेला। ये सुनते ही मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली और मैं बेहोशी की हालत में गिरता चला गया।